कई डिबेट कंडीशंस में पर्सनलाइज्ड GPT-4 ह्यूमन डिबेट से 64.4% ज्यादा परसुएसिव था। क्यों? क्या AI ज्यादा इंटेलिजेंट है? कोई पक्की बात नहीं है। उसने बस एक चीज अच्छे से की, उसने समझा कि सामने वाला किस लैंग्वेज में कन्विंस होगा, और वही डिबेट का सबसे बड़ा सीक्रेट है। दोनों आर्गुमेंट आपको काफी कन्विंसिंग लगेंगे। तो फिर सवाल ये है कि सच कैसे डिसाइड होगा? यही वजह है कि AI के जमाने में सिर्फ इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल नहीं है, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना ज्यादा वैल्यूएबल है। याद रखिए, डिबेट फैक्ट से नहीं जीती जाती, डिबेट उन फैक्ट से जीती जाती है जिन पर लोग भरोसा कर सकें। 2015 में कम्युनिकेशन एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट सेलेस्टे हेडली ने अपनी टेड टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट टेड टॉक है, देखिएगा, 10 ways to have a better conversation। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंसान अपनी बात एक्सप्लेन कर रहा हो और आप उसकी बात खत्म होने से पहले ही अपना जवाब तैयार कर रहे हो? सच बताइए, हम सब करते हैं कभी कभी, और वहीं से डिबेट खराब होनी शुरू हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कई बार आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है लेकिन डिबेट दिमाग में चलती रहती है। घर पहुंचते ही याद आता है कि यार उस वक्त ये बोलना था, और फिर अगले आधे घंटे अपने दिमाग में हम इमेजिनरी डिबेट जीत रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रॉब्लम नहीं होती कि हमें जवाब नहीं आता, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें डिबेट करना ही नहीं आता। और ये सिर्फ घर या दोस्तों के बीच नहीं होता, ये ऑफिस मीटिंग्स में होता है, कॉलेज प्रेजेंटेशंस में होता है, टीवी डिबेट्स में होता है, यूपीएससी इंटरव्यूज में होता है, सोशल मीडिया पर होता है। तो आजकल AI के साथ डिस्कशन तक में ये होने लगा है। 19 मई 2025 को नेचर ह्यूमन बिहेवियर जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश हुई। इस स्टडी को फ्रांसेस्को सैल्वी और उनकी इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने कंडक्ट किया। उन्होंने 900 पार्टिसिपेंट्स पर एक कंट्रोल डिबेट एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि जब GPT-4 को सामने वाले पार्टिसिपेंट की बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या है, ये सब दे दी गई, तो AI ह्यूमन से ज्यादा परसुएसिव निकला। कई डिबेट कंडीशंस में पर्सनलाइज्ड GPT-4 ह्यूमन डिबेट से 64.4% ज्यादा परसुएसिव था। क्यों? क्या AI ज्यादा इंटेलिजेंट है? कोई पक्की बात नहीं है। उसने बस एक चीज अच्छे से की, उसने समझा कि सामने वाला किस लैंग्वेज में कन्विंस होगा, और वही डिबेट का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आज की वीडियो में हम डिबेटिंग के इन्हीं सीक्रेट्स पे बात करने जा रहे हैं। डिबेटिंग मेरे दिल की बहुत क्लोज चीज़ रही है। हमने अपने करियर की शुरुआत स्कूल में डिबेटिंग से की थी, और इसी के आधार पे कह रहा हूँ, डिबेट जीती नहीं जाती, डिबेट समझी जाती है। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। डिबेट को लेकर एक मिसकंसेप्शन ये है कि लोग समझते हैं डिबेट का मतलब होता है सामने वाले को हरा देना, पीट डालना, उस पर जीत हासिल करना। लेकिन मुझे लगता है कि ये डिबेट की सबसे खतरनाक डेफिनेशन है। 1958 में ब्रिटिश फिलोसोफर स्टीफन टॉलमिन ने यूजेस ऑफ आर्ग्यूमेंट पब्लिश की, जो आज भी दुनिया भर के लॉ स्कूल्स में, डिबेटिंग सोसाइटीज में, कम्युनिकेशन कोर्सेज में उनका जो टॉलमिन मॉडल है वो पढ़ाया जाता है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि किसी भी आर्ग्यूमेंट की असली ताकत उसकी रीजनिंग और एविडेंस में होती है, सिर्फ आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस में नहीं। इसीलिए यूपीएससी इंटरव्यूज में पैनल कभी ये नहीं देखता कि कैंडिडेट कितना लाउडली बोल रहा है, वो ये देखते हैं कि कैंडिडेट सोच कैसे रहा है। मैं खुद मॉक इंटरव्यूज में एक पैटर्न खास तौर से नोटिस करता हूँ। कई कैंडिडेट्स फैक्ट्स जानते हैं लेकिन मार्क्स फिर भी उन्हें कम दिए जाते हैं, और कुछ कैंडिडेट्स जिनको सब आंसर्स नहीं भी पता, वे भी कई बार इंप्रेस कर देते हैं। ये जो डिफरेंस है, ये नॉलेज का नहीं होता, डिफरेंस थिंकिंग का होता है। अगर आप डिबेट जीतना चाहते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप बोलना नहीं है, सबसे पहला स्टेप है सोचना। क्योंकि अपने आर्गुमेंट को अगर आप ओपिनियन से शुरू करते हैं, तब आप गड़बड़ कर रहे हैं। हर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की एक बैकबोन होती है, एक रीढ़ की हड्डी होती है। ये बैकबोन क्या है? मान लीजिए कोई पूछता है कि सोशल मीडिया पर एज रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे? हाँ होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीजें ओपिनियन है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। रिसर्च और डिबेट एजुकेशन में एक फ्रेमवर्क बहुत यूज होता है, विच इज क्लेम, एविडेंस, रीजनिंग, CER।
इसी को CER मॉडल कहते हैं। सबसे पहले क्लेम, आप क्या कह रहे हो, फिर एविडेंस, और उसके सपोर्ट में प्रूफ क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग, आपका तर्क क्या है। ये प्रूफ आपके पॉइंट को सपोर्ट करते हैं। एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूं कि सोशल मीडिया टीनेजर्स के लिए हार्मफुल है, तो ये एक ओपिनियन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 2024 में BMC साइकोलॉजी में पब्लिश हुई एक सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस ने प्रॉब्लमेटिक सोशल मीडिया यूज और एंजाइटी के बीच एक सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, कोरिलेशन दिखाया है, इसी वजह से एक्सपर्ट्स अर्ली एडोलेसेंस में हेल्दी डिजिटल बाउंड्रीज रिकमेंड करते हैं। अब ये एक आर्ग्यूमेंट है। सूचना का अंतर उतना नहीं है, अंतर किसका है, डिफरेंस जो है वो स्ट्रक्चर का है। इसलिए डिबेट में स्टाइल से पहले स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट आता है। फैक्ट्स डोंट विन डिबेट्स, क्रेडिबल फैक्ट्स डू। क्योंकि ओपिनियन हर किसी के पास होता है, बहुत कम लोगों के पास क्रेडिबिलिटी होती है। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन की कमी किसी को नहीं है। कमी है ऐसी इंफॉर्मेशन की जो रिलायबल हो। पहले लोग लाइब्रेरी जाते थे इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए, आज इंफॉर्मेशन खुद चलकर आती है, आपकी पॉकेट में आती है नोटिफिकेशन बनकर। और शायद इसी वजह से आजकल डिबेट्स फैक्ट से कम स्क्रीनशॉट से ज्यादा जीती जा रही है। इधर से एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड, एक इंस्टाग्राम रील और एक और वायरल ट्वीट, लोग मान लेते हैं कि उनके पास एविडेंस आ गया। लेकिन रिसर्च और एविडेंस में बहुत डिफरेंस होता है। मुझे लगता है कि AI ने इस चैलेंज को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। आज आप चैट GPT से किसी भी टॉपिक के फेवर में आर्गुमेंट लिखवा सकते हैं, फिर उसी टॉपिक पर उसी चैट GPT से अगेंस्ट में भी आर्गुमेंट लिखवा सकते हैं, और दोनों आर्गुमेंट आपको काफी कन्विंसिंग लगेंगे। तो फिर सवाल यह है कि सच कैसे डिसाइड होगा। यही वजह है कि AI के ज़माने में सिर्फ इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल नहीं है, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना ज़्यादा वैल्यूएबल है। AI आपको आंसर्स दे सकता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दे सकता है, कई बार आइडियाज़ भी दे सकता है, लेकिन AI खुद डिसाइड नहीं करता कि सोर्स क्रेडिबल है या नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी उस इंसान की है जो उसके आधार पर आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा है, बातचीत में, बहस में, डिबेट में जो इन आर्ग्यूमेंट्स को दे रहा है। इसलिए AI को असिस्टेंट बनाइए, एजेंट बनाइए, अथॉरिटी मत बनाइए। कम्युनिकेशन साइंस में 1986 में साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड पैटी और जॉन सेसियापो जो हैं, उन्होंने परसुएशन पर काफी इंपॉर्टेंट रिसर्च की। इसे इलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल ELM कहा जाता है। उनका कंक्लूजन बहुत सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट था। जब लोग किसी सीरियस इशू पर डिसीजन ले रहे होते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस से ज्यादा एविडेंस इंप्रेस करता है। सिंपल सी बात। यानी कि अगर आज आप लोगों से जोर जोर से बोल रहे हैं तो हो सकता है कि आपको लोगों की अटेंशन मिल जाए, लेकिन अगर आप क्रेडिबल एविडेंसेस के साथ बोल रहे हैं तब आपको जो चीज मिलेगी वो अटेंशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और वह है ट्रस्ट। आप लोगों का ट्रस्ट अर्न करोगे, और डिबेट में ट्रस्ट वॉल्यूम से ज्यादा पावरफुल होता है। मैं UPSC के एस्पिरेंट्स को भी हमेशा एक बात कहता रहा हूं, ये कभी मत बोलो कि मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था या मैंने एक YouTube वीडियो में सुना था, क्योंकि ऐसा करके आप अपने एविडेंस को डाइल्यूट कर रहे हो। ये रेफरेंसेस डिस्कशन शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये आपको डिस्कशंस में ट्रस्ट नहीं दिला सकते। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट इशू पर बात कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके पास ऑथेंटिक वेरीफाइबल सोर्स हो। ये गवर्नमेंट रिपोर्ट हो सकती है, ये कोई रिसर्च पेपर हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो सकता है, ये नीति आयोग का कोई डाटा हो सकता है, ये WHO, यूनेस्को या वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस का संदर्भ या रेफरेंस हो सकता है। क्योंकि डिबेट में सोर्स भी आर्ग्यूमेंट का हिस्सा होता है। एक और मिस्टेक, एक और गलती जो बहुत लोग करते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स याद करते रहते हैं लेकिन उनका मतलब नहीं समझते। आप आंकड़े दे रहे हैं लेकिन वो आंकड़े क्या कह रहे हैं आप इसे ना तो समझ रहे हैं ना समझा रहे हैं। याद रखिए, डाटा बोलता नहीं है, डाटा को बुलवाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ नंबर बोलकर चुप हो गए तो वह इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब आप बताते हो कि उस नंबर का परिप्रेक्ष्य, कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो आप उस क्लेम को
ये कैसे सपोर्ट कर रहा है डाटा, ये बता पाते हो, और तब बनता है वो एक आर्ग्यूमेंट। इसलिए पहले लेसन में हमने इस CER क्लेम एविडेंस रीजनिंग मॉडल की बात की थी। अगर आप एविडेंस नहीं दे रहे हैं तो उसके बिना क्लेम जो है वो केवल ओपिनियन है, और अगर आप रीजनिंग नहीं दे रहे हैं तो उसके बिना एविडेंस केवल एक आंकड़ा, स्टैटिस्टिक्स रह जाता है। आज सोशल मीडिया ने एक और प्रॉब्लम क्रिएट की है। लोग सोर्स नहीं देखते, कॉन्फिडेंस देखते हैं। जो सबसे कॉन्फिडेंटली बोल रहा होता है कई बार उसी को सही मान लिया जाता है। लेकिन साइंस में कॉन्फिडेंस को एविडेंस नहीं माना जाता, कोर्ट में कॉन्फिडेंस को एविडेंस नहीं माना जाता, यूपीएससी इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंस को एविडेंस नहीं माना जाता। वर्बल नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस एक ओवररेटेड करेंसी है। कॉन्फिडेंस हासिल करना आसान है, एविडेंस और ट्रस्ट हासिल करना मुश्किल है। और जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में भी ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस नहीं, एविडेंस मैटर करेगा, सब्सटेंस मैटर करेगा। इसलिए अगर आप किसी भी डिबेट में जाना चाहते हैं तो अपने आप से एक सिंपल सा सवाल पूछिए, जो मैं बोलने जा रहा हूं उसका सोर्स क्या है, या बस मैंने बोल दिया तो हो गया। अगर आपका जवाब है कि मुझे लगता है, तो दोस्त थोड़ा और पढ़ लीजिए। लेकिन अगर जवाब है कि इसके सपोर्ट में ये रिसर्च है, तब आप सिर्फ ओपिनियन नहीं दे रहे, आप रीजनिंग दे रहे हो। और यही एक ऑर्डिनरी स्पीकर और एक स्ट्रॉन्ग डिबेटर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। याद रखिए, डिबेट फैक्ट से नहीं जीती जाती, डिबेट उन फैक्ट से जीती जाती है जिन पर लोग भरोसा कर सकें। डिबेटिंग के इस मॉडल में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यह है कि आप डिबेट में केवल बोलने जा रहे हैं या आपको पता है कि सुनना भी इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे डेंजरस लिसनर, सुनने वाला वो नहीं होता जो सुनता ही नहीं। सबसे डेंजरस लिसनर वो होता है जो सुनते वक्त सिर्फ अपना जवाब सोच रहा होता है, यानी कि वह सुन नहीं रहा, सुनते समय यह सोच रहा है कि मुझे इसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंसान अपनी बात एक्सप्लेन कर रहा हो और आप उसकी बात खत्म होने से पहले ही अपना जवाब तैयार कर रहे हो? सच बताइए, हम सब करते हैं कभी कभी, और वहीं से डिबेट खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस मोमेंट पर हम सुन नहीं रहे होते, हम सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं कि हमें कब बोलने का मौका मिलेगा। सुना है ना वो टीवी डिबेट्स में, गिव मी 10 सेकेंड सर, आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। अभी वो बोल ही रहा है, भैया सुन तो लो उसे, पहले सुनिए। बीइंग अ गुड लिसनर इज प्री कंडीशन टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। 2015 में कम्युनिकेशन एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट सेलेस्टे हेडली ने अपनी टेड टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट टेड टॉक है, देखिएगा, 10 ways to have a better conversation, इसमें उन्होंने कहा था कि कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल बोलना नहीं है, सुनना है। मैं भी बार बार दोहराता रहा हूं, आपकी लिसनिंग बहुत वीक है। दिस इज अ कॉमन फीडबैक आई एम गिविंग टू मॉक इंटरव्यू कैंडिडेट्स। ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल बोलना नहीं है, सुनना है। मनोविज्ञान भी इसी बात को सपोर्ट करता है कि एक्टिव लिसनिंग ट्रस्ट और परसुएशन दोनों को इंप्रूव करती है। अगर आप बहुत बरबोस हैं, बहुत बातूनी हैं, अगर आप बहुत वाचाल हैं, आप पर भरोसा मुश्किल से जमता है। बहुत ज़्यादा तेजी से बोलने वाले सेल्समैन होते हैं इस उम्मीद के साथ कि मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, इसलिए सारी दुनिया मुझे मिलनी चाहिए। आमतौर पर वे लोग जब लोगों से बात करते हैं उनको मिलने वाला भरोसा कम होता है, क्योंकि अगर आप सामने वाले को की एक्चुअल कंसर्न समझ ही नहीं पाए, आपने उसे सुना ही नहीं, आपने उसे महसूस ही नहीं कराया कि आपने उसे सुना है, तब आप आंसर दे किस बात कर रहे हो? कई बार लोग आर्गुमेंट का जवाब देते हैं, जबकि सामने वाले की प्रॉब्लम आर्गुमेंट नहीं है, इमोशन है। जैसा मैंने कहा, मैं यूपीएससी मॉक इंटरव्यू में यही पैटर्न बार बार ऑब्जर्व करता हूं। कभी किसी कैंडिडेट से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कैंडिडेट क्वेश्चन खत्म होने से पहले उसका आंसर देने लगता है। कई बार हम देखते हैं कि उसका आंसर ऑलरेडी मन में तैयार हो गया है, और कई बार वो आंसर देना शुरू तक कर देता है, और बोलना शुरू करने के कुछ देर बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने जिस क्वेश्चन का आंसर दिया है, बोर्ड ने वो क्वेश्चन नहीं पूछा था, बोर्ड ने कुछ और जानना क्या। यहाँ पर नॉलेज की कमी नहीं थी ना, कमी किसकी थी? लिसनिंग की कमी थी। और इंटरव्यू बोर्ड ये बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी टेस्ट होता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए घर में डिस्कशन चल रहा है, पेरेंट्स कहते हैं कि फोन कम यूज करो, बच्चा तुरंत बोलता है
आप लोग भी तो फोन चलाते हो। फिर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। अब 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए। क्या पेरेंट का एक्चुअल कंसर्न फोन था, या उनका एक्चुअल कंसर्न ये था कि बच्चे की स्लीप ठीक नहीं हो रही है, बच्चे की स्टडीज ठीक नहीं हो रही है, बच्चे की हेल्थ का प्रॉब्लम है, या बच्चे में अटेंशन की कमी हो रही है? अगर ये कंसर्न समझ लिया होता तो बच्चे का आंसर ठीक होता, वो अलग तरीके से कहता। वो कहता कि ठीक है, चलिए फोन यूज का एक रूटीन बना लेते हैं। लेकिन देखिए, सेम इशू, लेकिन कन्वर्सेशन का डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो गया। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है एक्टिव लिसनिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट इट लॉट दीज डेज। हम लोग इस पर बहुत गहराई से बात कर रहे हैं, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि सामने वाले की बात को जेन्युइनली प्रोसेस करना, कभी कभी उनकी बात को अपने वर्ड्स में रिपीट करना और कंफर्म करना कि देखो, मैंने आपकी बात समझी है। हम पैराफ्रेज करके इस बात को दोहराते हैं, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं। छोटी सी हैबिट है, लेकिन आर्ग्यूमेंट को ये बदल देती है डिस्कशंस में। एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कीजिए, जब किसी इंसान को लगता है कि उसकी बात जेन्युइनली सुनी गई है तो उसका डिफेंसिव बिहेवियर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वह एकदम जो है बदला देने की भाव में नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बात सुनी गई। 1957 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स ने जर्नल ऑफ कंसल्टिंग साइकोलॉजी में अपनी एक रिसर्च पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब किसी इंसान को बिना जज किए जेन्युइनली समझा जाता है तो वह ज्यादा ओपन होता है और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए कई बार डिबेट जीतने का सबसे तेज तरीका यह है कि पहले एग्री से शुरू करें, ओपिनियन से नहीं, इमोशन से। जैसे कि मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अरे छोड़िए, चैट जीपीटी तक इस बात को समझता है। आप उसे कोई आर्गुमेंट दीजिए, वो पहले आपकी बात को वैलिडेट करेगा। आपका कंसर्न वैलिड है, लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। देखिए, कंसर्न की वैलिडिटी देते ही कि आपने वैलिडेशन दिया और उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन दी, जो कई बार उसकी राय से भिन्न भी हो सकती है। देखिए, सेंटेंस सामने वाले का रेजिस्टेंस कम कर दे रहा है। अब आपकी बात सुनने के लिए वो ज्यादा मेंटली रेडी हो जाता है। मुझे लगता है सोशल मीडिया ने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। आजकल लोग कमेंट्स नहीं पढ़ते, कीवर्ड्स ढूंढते हैं। बस एक शब्द दिखाई दिया और एकदम रिप्लाई फायर किया जाता है। इसलिए ऑनलाइन डिबेट्स में क्लैरिटी कम, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे होते, हम एजम्पशंस पढ़ रहे होते हैं, एजम्पशंस जो हमारे अंदर हैं। और एजम्पशंस के ऊपर कभी भी हेल्थी डिबेट्स नहीं हो सकती, वहां केवल इको चैम्बर्स चलते हैं। तो अगली बार जब आप किसी डिबेट में हों तो एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। रिप्लाई देने से पहले सामने वाले का आर्ग्यूमेंट एक सेंटेंस में समराइज करके बोलिएगा। अपना आर्ग्यूमेंट देने से पहले उसने जो कहा है उसी को समराइज करके एक वाक्य में पैराफ्रेज करके दे दीजिए। अगर मैं आपकी बात सही समझा हूं तो आप ये कहना चाह रहे थे, अगर वो बोले हाँ एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा था, तब अपना रिप्लाई दीजिए। अगर बोले नहीं मेरी बात ये नहीं थी, तो पहले समझिए कि उसकी बात क्या थी। मजेदार बात है कि आप देखेंगे कि आपकी बात सुनने के लिए वो ज्यादा तैयार हो जाएगा। क्योंकि याद रखिए, अगर आपने सामने वाले की बात सही सुनी ही नहीं तो आप डिबेट नहीं कर रहे। आप दो लोग हैं, दो अलग अलग मोनोलॉग्स बोल रहे हैं। ये संवाद नहीं है, दोनों अलग अलग एकालाप कर रहे हैं। और जब आप सुनना सीख जाते हैं तब अगला चैलेंज शुरू होता है कि डिसएग्री कैसे किया जाए। आज की दुनिया में ये बड़ा चैलेंज है। बिना रिलेशनशिप को खराब किए आप डिसएग्री कैसे करें? क्योंकि डिबेट जीतने का मतलब कभी भी सामने वाले को नीचा दिखाना नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि अटैक द आर्गुमेंट नॉट द पर्सन, एड होमिनम। जब डिबेट आइडिया से हटकर आइडेंटिटीज पर आ जाए तो समझ लीजिए डिस्कशन खत्म हो चुका है। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, कभी किसी आर्गुमेंट में ऐसा हुआ कि डिस्कशन शुरू की किसी इशू से और एंड हुआ तो हमेशा ऐसा ही करता है, या तुम जैसे लोग कभी समझ नहीं सकते? नोटिस कीजिए, इशू वहीं का वहीं रह गया, लेकिन डिबेट पर्सनल अटैक बन गई। ये सिर्फ फैमिली या फ्रेंड्स के बीच नहीं होता, टीवी डिबेट्स में होता है, सोशल मीडिया पर होता है, ऑफिस मीटिंग्स में होता है। कई बार लोग आर्गुमेंट को चैलेंज करने की बजाय कैरेक्टर को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, और साइकोलॉजी में इसे एड होमिनम फैलेसी कहा जाता है। हमने इस पर पूरा वीडियो बनाया है, मौका लगे तो देखिएगा। यानी आर्गुमेंट का जवाब देने की जगह पर इंसान पर ही अटैक करना लगा। मान लीजिए कोई कहता है मुझे लगता है वर्क फ्रॉम होम कुछ इंडस्ट्रीज में प्रोडक्टिव हो सकता है। अब आपके पास दो मौके हैं, दो ऑप्शंस हैं। आप कह सकते हैं तुम तो वैसे ही कामचोर हो, और दूसरा आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन कुछ और स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि कोलैबोरेटिव रोल से
में फिजिकल प्रेजेंस इनोवेशन को और ज्यादा इंप्रूव करती है। देखिए दोनों डिसएग्रीमेंट है, लेकिन पहली बात में आपने अटैक इंसान पे किया, आर्गुमेंट पे नहीं किया। दूसरी वाली में आपने आइडिया पर निशाना साधा है। और डिबेट हमेशा आइडियाज के बीच होती है, ईगोज के बीच नहीं। मैं यूपीएससी इंटरव्यूज में भी कैंडिडेट्स को बार बार कहता हूं, अगर बोर्ड आपसे डिसएग्री करे तो उस डिसएग्रीमेंट को अपनी इंसल्ट मत समझिए। बोर्ड आपको प्रोवोक नहीं कर रहा है, बोर्ड देख रहा है कि आप डिसएग्रीमेंट हैंडल कैसे करते हो। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में हर दिन आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे एग्री नहीं करेंगे, और अगर डिसएग्रीमेंट ईगो बन गया तो डिसीजन मेकिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। 2006 में UCLA यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का जो लॉस एंजल्स कैंपस है, वो वहां पर न्यूरो साइंटिस्ट मैथ्यू लेबर्डन, उनकी रिसर्च टीम ने सोशल रिजेक्शन और आइडेंटिटी थ्रेट पर अपनी रिसर्च पब्लिश की। उन्होंने रिसर्च में बताया कि जब हम किसी इंसान की आइडेंटिटी को चैलेंज करते हैं तो उसका ब्रेन लॉजिकली रिस्पॉन्ड करना कम कर देता है, इमोशनली डिफेंड करना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप किसी से बोलते हैं तुम इग्नोरेंट हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तो चांसेस बहुत कम है कि वो आपकी बात ऑब्जेक्टिवली सुनेगा। लेकिन अगर आप बोलो कि मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर एक और पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो कन्वर्सेशन जिंदा रह सकती है। डिफरेंस सिर्फ वर्ड्स का नहीं है, आउटकम का है। कॉम्पिटिटिव डिबेट में एक प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, दैट इज स्टीलमैन द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को आप स्टीलमैन कर सकते हैं या स्ट्रॉमैन कर सकते हैं। ज्यादातर लोग स्ट्रॉमैन करते हैं, यानी सामने वाले की बात को सिंप्लीफाई या डिस्टोर्ट कर कर उसका जवाब देते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग डिबेट्स पहले सामने वाले आर्गुमेंट को ही स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और फिर उसका लॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं। ये कॉन्फिडेंस की निशानी है। आप सामने वाले की सेना का सबसे कमजोर सैनिक नहीं अटैक कर रहे हैं, उसके सेनापति को अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वीक डिबेटर वीक आर्गुमेंट ढूंढता है। आप जिससे बात कर रहे हैं, जिससे बहस कर रहे हैं, उसके सबसे वीक आर्गुमेंट को तो कोई भी हरा देगा ना। उसके सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को खोजिए और फिर उसे अटैक कीजिए। स्ट्रॉन्ग डिबेटर स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट का जवाब देता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल टेक्निक बताता हूं। जब भी डिसएग्रीमेंट हो, 3 स्टेप्स फॉलो कीजिए। सामने वाले की बात को एक्नॉलेज कीजिए, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं या चाहती हैं। दूसरा, कॉमन ग्राउंड ढूंढिए, इस बात से मैं भी एग्री करता हूं वाला हिस्सा खोजिए। तीसरा, फिर अपना डिसएग्रीमेंट रेस्पेक्टफुली रखिए। लेकिन मेरी कंसर्न इस पॉइंट को लेकर है, ये वाला जो आर्गुमेंट है कि आपने पहले कहा कि मैं आपसे एग्री करता हूं। सबसे पहले आपने बताया कि आप क्या सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि आप ये कह रहे हैं। दूसरा, इस वाली बात से मैं एग्री करता हूं। लेकिन फिर आइए, लेकिन मेरी कंसर्न इस वाली बात को लेकर है। आपने डिबेट को कॉन्फ्लिक्ट बनने से रोक लिया, आपने डिसएग्रीमेंट को डायलॉग बना दिया। और ये स्किल सिर्फ डिबेट्स में ही नहीं, लीडरशिप में भी काम आती है। एक और मिस्टेक लोग बहुत करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर मैंने सामने वाले की एक बात मान ली तो मैं डिबेट हार गया। नहीं, अगर आपने सामने वाले की कोई बात लॉजिकली सही है और उसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इससे आप डिबेट नहीं हार रहे, आप एक इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी दिखा रहे हैं। और भरोसा कीजिए, ऑडियंस को जिद्दी लोग कम पसंद आते हैं, फेयर लोग ज्यादा पसंद आते हैं। याद रखिए, डिबेट का पर्पस अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना नहीं होता, उसका पर्पस ट्रुथ के निकट जाना, सत्य के निकट जाना होता है। और कभी कभी इसका मतलब होता है कि सामने वाला गलत है, और कभी कभी इसका मतलब हो सकता है कि खुद हम भी कुछ हद तक गलत हो सकते हैं। और ये एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है, मैच्योरिटी है। जिस दिन आप इंसान और उसके आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस समझ जाओगे, उस दिन आप सिर्फ अच्छे डिबेटर नहीं, अच्छे कम्युनिकेटर भी बन जाओगे। अब तक हमने सीखा कि सोचना कैसे है, कैसे एविडेंस यूज करना है, कैसे सुनना है, कैसे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना था। अब एक लास्ट लेसन जो शायद सबसे अंडररेटेड भी है। एक ही आर्गुमेंट हर जगह काम नहीं करता। आज हमने ये बात ध्यान से समझिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपने एक्स जगह पर एक आर्गुमेंट दिया था, वो रमी का जोकर नहीं हो गया, ये सब जगह नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, पूरे वीडियो में आज हमने कुछ चीजें सीखी। हमने सीखा कि स्ट्रक्चर ऑफ द आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट है, हमने सीखा कि क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, हमने सीखा कि लिसनिंग स्पीकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने सीखा कि रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सीखा कि ऑडियंस को समझकर अपना आर्गुमेंट देना इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर अगर सिंपल वाक्य में कहूं, एक ही वाक्य में पूरे के पूरे वीडियो को समराइज करें, तो डिबेट का गोल जीतना नहीं है,
सोच को बदलना है, क्योंकि लाउड वॉइस एग्रीमेंट जो हैं वो आर्गुमेंट को जीत सकते हैं। ट्रस्ट केवल समझने से जीता जाता है। सुकरात ने कभी कहा था, आई नो दैट आई नो नथिंग। शायद यही असली डिबेटिंग स्किल है, जीतना नहीं, सीखना। क्योंकि ग्रेट डिबेटर्स वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, वो होते हैं जिनकी बात के बाद लोग सोचते रह जाते हैं।